अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई फ्रिक्शन के ऊपर। जैसे कि हमें पता है कि फ्रिक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें से जो कॉमनली हम जब मैकेनिक्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और क्योंकि ये एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ हम डील करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से डील करते हैं, उनके दरमियान की जो फ्रिक्शन है या ड्राई फ्रिक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ड्राई फ्रिक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें हम फ्रिक्शन कॉफिशेंट है और साथ नॉर्मल रिएक्शन है, उसको हम डील करते हैं। दूसरी हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसमें आप काइनेटिक कॉफिशेंट को साथ डील करते हैं। इनके दोनों में जो आपस में रिलेशनशिप है और फर्दर जो टाइप्स हैं, उसको हम अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ड्राई फ्रिक्शन का मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली उस ब्लॉक का कोई वेट होगा जो कि उसके मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और इसके रिएक्शन में एक अपवर्ड फोर्स लगती है, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब अपेरेंटली यहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है और कोई फोर्स उस पर अप्लाई एक्सटर्नल इनके अलावा नहीं हो रही जो उसे मूवमेंट करें। तो लेट्स से यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई होती है P, और जो उसको टेंड करती है मूव करने की, तो उस कंडीशन में इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी अपोजिट टू द फोर्स, अपोजिट टू द टेंटेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लॉक मूव करने लग गया, जस्ट ब्लॉक मूव भी कर सकते हैं, उसे मूव करने की कोशिश की जा रही है, तो जो भी उसकी मूवमेंट डायरेक्शन है उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जिसे हमने F का नाम दे दिया। और इसकी वजह से जो पहले हमारे पास चूंकि एक रिएक्शन था N और अब दो आ गए, तो यहाँ पे एक रिएक्शन R आ जाएगा। ये R कम्युलेटिव इफेक्ट को शो करता है, अपवर्ड रिएक्शन नॉर्मल N को और फ्रिक्शन फोर्स को। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि व्हाट्स हैपनिंग व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स, फोर्स हम बढ़ाते जाते हैं, इधर फ्रिक्शन फोर्स उसके मुताबिक बढ़ती जाती है, तो आपको इनिशियली कैसा ग्राफ आएगा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू ड्रैग समथिंग, ट्राई टू पुल समथिंग, आपको आहिस्ता आहिस्ता जोर लगाना पड़ता है। वो जोर इसलिए लगता है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जाती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि अभी मोशन नहीं है, एंड यू अप्लाई अ पीक फोर्स, एंड आफ्टर पीक फोर्स देयर इज सम मोशन। अब जब मोशन होती है तो ये जो ग्राफ है ये कुछ चेंज हो जाएगा आपके पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी, जब तक ऑब्जेक्ट मूव के बाद मूवमेंट आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है तो आपको फोर्स भी अब कम लगाना पड़ती है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हमारी मैक्सिमम फोर्स उस वक्त तक है जहां तक स्टैटिक है बॉडी, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, क्योंकि देखिए फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का रिलेशनशिप है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और दूसरी चीज उसमें आता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट है हमारे पास, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन रिएक्शन बढ़ते साथ साथ ही वो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता रहता है टिल वो एक पीक पे पहुंच जाता है, और उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो जो ऑब्वियसली कम है, जिसके से फ्रिक्शन फोर्स कम हमारे पास होगी। तो जो एक टर्निंग पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की आती है, वहां तक हम इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वहां तक बॉडी चूंकि मूव नहीं कर रही, हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और जब हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में या स्टैटिक के प्रीव्यू में कोर्स को स्टडी करेंगे तो हम वहां तक रहेंगे। काइनेटिक के जब क्वेश्चन में चले जाएंगे तो वो बॉडी चूंकि मूव कर चुकी, तो स्टैटिक पार्ट जो हमारा है मैकेनिक्स का, उसमें हम उसको डील नहीं करेंगे। तो ये एक रिलेशनशिप हम यहाँ से स्टैब्लिश करते हैं। हमारा फ्रिक्शन एंगल के बारे में है, जैसे कि हमने एक ब्लॉक को ऑब्जर्व किया था और इसमें हमने रिजल्टेंट की भी बात की थी। तो देखा जाएगा, हम एंगल अज्यूम करें कि यहाँ पे कोई एंगल है बिटवीन नॉर्मल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट। तो इस कंडीशन में हमारे पास tan थीटा बन जाता है F ओवर n। द सेम tan थीटा अगर ब्लॉक हमारा स्टैटिक कंडीशन में है, तो ये रिजल्ट्स करेगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और
दूसरी बात, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये मैक्सिमम फोर्स होगी फ्रिक्शन की जो ऑफर कर सकता है बिफोर द स्लाइड करे, ब्लॉक मूव करे उससे पहले तक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसे, तो हम बड़ी आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन द ब्लॉक इज मूविंग, हम उस कंडीशन में बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास है दैट विल बी थीटा के, और वहां से हम काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो वहाँ पे फ्रिक्शन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच।